हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आने वाला है, डेट इज रिलेटिव डेंसिटी। इसको हम आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है? आई डी जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस वॉइड रेशियो एट नेचुरल कंडीशन ओवर ई मैक्सिमम माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। सुन लीजिए, Emax is the maximum void ratio. E is the void ratio in the natural state. नेचुरल स्टेट का मतलब क्या है कि यहां पे कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड में जो सोयल है उस समय उसका वॉइड रेशियो क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। और थ्योरेटिकली उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो ई मैक्सिमम है। ठीक है, थ्योरेटिकली उसका मिनिमम वॉइड रेशियो कितना हो सकता है, वो हमारा ई मिनिमम है। चलिए, तो ये जो रेशियो है इसको मैं आई डी से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पर एक और चीज देखिएगा, आपका जो गामा ड्राई होता है उसका फॉर्मूला होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू ओवर 1 + ई। फॉर अ पर्टिकुलर सोयल, कोई एक पर्टिकुलर सोयल है उसमें जी की वैल्यू क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अरे भैया, जी तो सोयल पार्टिकल के ऊपर है ना, चाहे उसे पास पास रखो चाहे दूर दूर रखो, सोयल पार्टिकल तो वही रहेगा, तो जी कांस्टेंट है। गामा डब्ल्यू सेम रहेगा क्योंकि वाटर का है वो। तो यहां पर जो गामा ड्राई है वो वेरी कर रहा है विद द वैल्यू ऑफ द वॉइड रेशियो। जैसे जैसे वॉइड रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपका गामा ड्राई जो होगा वो कम होता जाएगा। आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, गामा ड्राई की वैल्यू क्या होगी, आपका यहां पर कम होता जाएगा। देयरफॉर आई कैन से दैट गामा ड्राई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। वॉइड रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अप्रोक्सीमेटली होता है। क्लियर है? तो यहां पर मैं एक और चीज लिख सकता हूं, आई डी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं गामा ड्राई की फॉर्म में। जब आपका वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा, जब आपका वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम। सो ऑब्वियस सी बात है, यू विल गेट गामा ड्राई एज मिनिमम। आपको उस समय गामा ड्राई मिनिमम मिलेगी। जब ई की वैल्यू सबसे कम होगी उस समय गामा ड्राई की वैल्यू आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। तो यहां पर क्या होगा, 1 - गामा ड्राई इन नेचुरल कंडीशन डिवाइडेड बाय 1/गामा ड्राई मिनिमम माइनस 1/गामा ड्राई मैक्सिमम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर आई डी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि हमें आई डी की वैल्यू की जरूरत ही क्या पड़ी है। सुनिएगा इस बात को बहुत ढंग से। अगर मैं आपको सिंपल वॉइड रेशियो दे दूं किसी सोइल का, फॉर एग्जांपल 0.47, तो 0.47 जानकर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सोइल मेरी लूजली पैक्ड है या फिर डेंसली पैक्ड है? लूजली पैक्ड, उसकी डेंसिटी मतलब डेंसिटी कम है ज्यादा है, क्या बता सकते हैं सिर्फ ई की वैल्यू से? समझिए इस बात को, क्या वो लूजली पैक्ड है या फिर डेंसली पैक्ड है? पार्टिकल पास पास है, पार्टिकल दूर दूर है? नहीं। हाँ, अगर मैं आपका वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.03 थी, पहले मैं ये बोलूं, अगर वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.3 थी, अब वो बढ़ के 0.47 हो गई है। अब वो बढ़ के 0.47 हो गई है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में आ गया है कि वॉइड रेशियो इंक्रीज हो गया होगा, पार्टिकल दूर दूर हो गए होंगे, देयरफॉर यहां पे 0.47 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसमें यह तो समझ आता है कि 0.47 जब वॉइड रेशियो है उसमें वॉइड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हेन वॉइड रेशियो इज 0.3। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, लेकिन खाली अगर 0.47 की वैल्यू दे दे तो आप ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको यही नहीं पता कि सोयल कौन सी है। सोइल आपकी फाइन ग्रेड है, कोर्स ग्रेड है, क्ले है, सिल्ट है। आपको याद होगा फाइन ग्रेड में क्या था, नंबर ऑफ वॉइड्स वाज मच मोर देन कोर्स ग्रेन सोइल, दो द साइज ऑफ वन वॉइड वाज मच लेस देन दैट ऑफ कोर्स ग्रेन सोइल। ये सब बातें मैंने बोली थी आपको। ठीक है, तो यहां पर आपका ये जो कंपैरिजन है, एक ऐसा एक फैक्टर चाहिए था जो जिसकी वैल्यू से देख के हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि यहां पर सोइल की कंडीशन क्या है।
ठीक है, तो उसके लिए यहां पर हमने एक फैक्टर लेके आए, डेट इज रिलेटिव डेंसिटी आईडी। यहां पर देखिए, अगर आपकी आईडी की वैल्यू 0 से 15 है तो मैं सोइल को बोलता हूं वेरी लूज सोइल। 15 से 35 है तो उसको मैं लूज कैटेगरी में रखता हूं, 35 टू 65 है तो मीडियम कैटेगरी में, 65 टू 85 डेंस, एंड 85 टू 100 वेरी डेंस कैटेगरी में रखता हूं। यहां पे ये इसलिए जो हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोयल लूज है या फिर डेंस है, इससे उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज यहां पे वेरी कर जाती हैं। उसकी शेयर स्ट्रेंथ में चेंज आ जाता है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में चेंज आ जाता है। क्लियर है? तो यहां पर ये चीज जानना जरूरी था, इसलिए ये फैक्टर हम यहां पर लेकर आए हैं। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज, तो ये जो आपका रिलेटिव डेंसिटी है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर कोर्स ग्रेन्ड सोइल। इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फाइन ग्रेन्ड सोइल। फाइन ग्रेन्ड सोइल की जनरली हम इसको डिफाइन भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइन ग्रेन्ड सोइल के लिए टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम इज वेरी ट्रबलसम। आप बहुत ज्यादा मुश्किल होती है ई मैक्सिमम की वैल्यू को निकालना, आप एक्यूरेटली निकाल भी नहीं पाते हैं। Therefore, आईडी जो है, ये जो आईडी है, इट इज डिफाइंड फॉर कोर्स ग्रेन्ड सोइल, नॉट फॉर फाइन ग्रेन्ड सोइल। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई। चलिए, तो ये जो चीजें हैं वेरी लूज लूज, ये भी क्या है, कोर्स ग्रेन के लिए बारे में बात करें, क्योंकि फाइन ग्रेन के लिए तो मतलब ही नहीं है आईडी का। It is a better indicator for denseness of solid than void ratio and dry unit weight as it represents the relative compactness in absolute terms। जो समझाया मैंने कि 0.47 वैल्यू दे रखी है तो आपको एक्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आईडी की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, 20 दे रखी है, तो आपके दिमाग में तुरंत वैल्यू आ जाएगी, ये लूज है, वेरी लूज है, डेंस है, मीडियम है, आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्या है, सोयल हैविंग सिमिलर शेप एंड ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इफ देयर रिलेटिव डेंसिटी डिफर्स। वही बताया, अगर सोयल लूजली पैक्ड है और डेंसली पैक्ड है तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ में चेंज आ जाएगा। क्लियर है? तभी कॉम्पैक्टनेस करते हैं हम, तभी रोलर चलाते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ में काफी फर्क आ जाता है। चलिए, this term is not used for cohesive soil as uncertainties are involved in computation of void ratio of cohesive soil in their loosest state in laboratory। लैब्स में भी ई मैक्सिमम निकालना प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और वैल्यूज बहुत इनएक्यूरेट आती हैं फॉर योर कोहेसिव सोइल लाइक क्ले। देयरफॉर आपका आईडी जो है वो आपका किसके लिए डिफाइंड है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ही डिफाइंड है। अब यहां पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट तो आता है आपका ओवन ड्राइंग मेथड, सबसे बेसिक मेथड है लेकिन मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। इसके ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करा दिया है जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में। तो ये ओवन ड्राई मेथड करते कैसे हैं जरा देख लीजिए। यहां पर मेरे पास ये एक एम्प्टी कंटेनर है, मैं इस एम्प्टी कंटेनर का वेट ले लेता हूं W1। फिर मैं क्या करता हूं, मैं इस एम्प्टी कंटेनर में अपनी मॉइस्ट सोइल डाल दे रहा हूं। मेरे को वो सोइल डाल दे रहा हूं जिसका मुझे मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। तो यहां पर अब जो वेट आएगा वो आएगा W2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं ओवन ड्राई, मैं इसको डाल रहा हूं ओवन में। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना रखूंगा ये डिपेंड करेगा कि मेरी सोइल कौन सी है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोइल द टेम्परेचर विल वेरी, ऑल्सो द ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन के लिए उसको ओवन में रखना है वो भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी सोइल कौन सी है। अगर आपकी यहां पे सोइल जो है वो आपकी इनऑर्गेनिक सोइल है तो यहां पे टेम्परेचर जो है जनरली वो आपका 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हम लेकर चले जाते हैं, एंड ड्यूरेशन जनरली हम 24 आवर्स के लिए यहां पे इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, कोहेसिव सोइल के लिए जनरली हम रखते हैं 24 आवर्स के लिए अंदर। क्लियर है? चलिए, 100, इससे हम कम क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे आपका वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट करना शुरू हो जाता है, तो उससे थोड़ा हायर रखते हैं। ठीक है, और 110 तक ही क्यों लेके जा रहे हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं लेके जा रहे, वो इसलिए नहीं लेके जा रहे बिकॉज इट विल डिस्टर्ब द स्ट्रक्चरल वाटर।
आपको याद होगा मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बताए थे डिफरेंट इन द सोइल। फर्स्ट था क्या था, ग्राउंड वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड स्ट्रक्चरल वाटर, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो यहां पर आपका जो स्ट्रक्चरल वाटर है, जो सोइल के सॉलिड्स के अंदर है, स्ट्रक्चर में है, मैं उसको नहीं हटाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को प्यास लगी है, आपने मुझसे कहा सर आपकी बॉडी भी 60-70% पानी से बनी हुई है, तो आप अपने अंदर से पानी निकल के पी लीजिए। ये कोई लॉजिक वाली बात हुई? क्या ये तर्क संगत बात है? नहीं। ठीक है ना? तो सिमिलरली जो सोइल के सॉलिड्स के अंदर पानी है, मुझे वो नहीं निकालना है, मुझे उसके वॉइड्स के पानी को यहां से इवेपोरेट करना है। देयरफॉर यहां पे टेम्परेचर की लिमिटेशन रखी गई है 110 डिग्री सेल्सियस फॉर द इनऑर्गेनिक सॉइल। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये कहां गया पेन? और ये लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अगर मेरी यहां पे जो सोइल है वो आपकी ऑर्गेनिक सोइल है, कौन सी सोइल है? चल जा यार। अगर मेरी जो सोइल है वो आपकी ऑर्गेनिक सोइल है, तो मैं उसका जो टेम्परेचर है वो लिमिट करता हूं 60 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर का इंक्रीज करूंगा तो यहां पर उस जो मेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझिए इस बात को। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, एक सोइल है पीट, एक सोइल है मक। तो यहां पर इन दोनों में क्या होता है, आपका यहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। सिंस दोनों के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा और यहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिंस यहां पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, आपका यहां पे जो सॉलिड पार्टिकल है वही चेंज हो जाएगा। वो हम नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं, जो वॉइड्स के अंदर पानी है, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, उसको मैं यहां पे रिमूव करना चाह रहा हूं। देयरफॉर यहां पे जो टेम्परेचर है वो हम लिमिट कर देते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक, अगर मेरी सोइल जो है वो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलिए यहां पे ड्यूरेशन बढ़ा दे रहे हैं, 24 आवर से भी ज्यादा रख देते हैं। वहीं अगर मेरे पास सोयल है जिसमें जिप्सम कंटेंट काफी ज्यादा है, तो वहां पर मैं जो टेम्परेचर रखता हूं, इट इज मैक्सिमम गैप कितनी है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस। मैं इससे ज्यादा लेकर नहीं जाता हूं। चलिए, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे जब मैं इसको ओवन के अंदर रख रहा हूं तो यहां पे वाटर इवेपोरेट कर जाएगा। देयरफॉर यहां पर मेरे को, एक मिनट, यहां पर मुझे जो सोयल मिलेगी, यहां पर जो मुझे सोयल मिलेगी उसके अंदर पानी नहीं होगा, और इसका जो वेट होगा W3, इट विल बी मच लेस देन W2। ठीक है, अरे भैया इसमें से पानी निकल गया ना, डिपेंडिंग अपॉन द कितना पानी था। ठीक है, तो आपका W3 जो होगा इट विल बी लेस देन W2। आई होप बात समझिए, क्योंकि उसमें से पानी निकल गया है। चलिए अब सुनिए इस बात को। तो हम अपना वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे? वाटर कंटेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, वाटर कंटेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? इसमें मैंने न्यूमेरिकल भी कराया था, आपको याद कीजिए। यहां पर आपका W3 में किस किस का वेट है? W3 में वेट है आपके कंटेनर का, या फिर सिंपल सी लिख दे रहा हूं, कंटेनर को सी लिख दे रहा हूं। W3 में वेट है कंटेनर का प्लस सोयल के सॉलिड्स का। W2 में वेट है कंटेनर का प्लस सोयल के सॉलिड का प्लस वाटर का। तो अगर मैं W2 में से W3 माइनस कर दे रहा हूं तो आपके कंटेनर से कंटेनर का मास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, W2 में से W3 माइनस कर दे रहा हूं, सॉलिड से सॉलिड मास का जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ वाटर। देयरफॉर यहां पे W क्या होगा, W2 माइनस W3। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स चाहिए। जरा देखिए यहां पर, जरा देखिए यहां पर,
यहां पर W3 जो है उसमें किस किस का वजन है, उसमें है कंटेनर प्लस सॉलिड का वजन। अगर मैं इसमें से कंटेनर का वजन माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सॉलिड का वजन बचेगा। तो यहां पे कंटेनर का वजन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर यहां पे W3 माइनस W1 आ जाएगा। सो आई विल गेट द वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स। तो इस तरीके से हम अपना वाटर कंटेंट निकालते हैं। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसके लिए ऑब्वियसली लेबोरेटरी मेथड है, लैब चाहिए, ओवन चाहिए आपको, लेकिन इसके रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मिलते हैं। देयरफॉर लैब्स में जनरल जहां पे हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, हम ओवन ड्राइंग मेथड को ही प्रेफर करते हैं। चलिए, यूजुअली 4 to 6 hours आर एनफ फॉर sand to dry, but 16 to 20 hours are required for clay। बताया ना, जनरली हम 24 घंटे के लिए इसको रखते हैं। यूजुअली 24 hours are provided for drying in the oven। चलिए, if temperature is uncontrolled and more than 110 degree Celsius, then there is a danger of loss of structural water। यही चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। दिस मेथड इज एक्यूरेट बट टाइम टेकिंग। नेक्स्ट यहां पे आता है आपका पिक्नोमीटर मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे हम अपना वाटर कंटेंट भी निकाल सकते हैं, इससे हम अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं सोइल के सॉलिड्स की। तो अभी तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अभी हम यहां पे वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं निकाल रहे हैं। चलिए, तो पिक्नोमीटर होता कैसा है, यहां पे एक्चुअल डायग्राम में, यहां पे एक्चुअल इमेज मैंने रखी हुई है। दिस इज द इमेज ऑफ योर पिक्नोमीटर। एक ग्लास का कंटेनर है, ठीक है। ऊपर से इसके अंदर क्या होता है, ऊपर से इसका कैप होती है, और यहां पर इस तरीके से ये जो ऊपर होता है ये एक टाइप की फनल टाइप की होती है, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है वो होल होता है, इसके ऊपर क्या होता है, होल होता है। होल क्यों होता है, ताकि मैं पानी ऊपर तक भर सकूं इसके अंदर। जब मैं ढक्कन बंद कर दूं तो पानी कैसे भरूंगा ना, मेरे को इसके ऊपर तक पानी भरना है, मुझे यहां तक पूरा पानी भरना है। तो इसके ऊपर जो होल होता है मैं उसके अंदर पानी भरता हूं, ठीक है, ताकि एयर वहां से निकल जाए। पूरी का पूरा मैं पानी भरता हूं, तो यहां पे ऊपर जो है होल है इस जगह से ऐसे, तो इसमें पानी भरने काम आता है और एयर के रिलीज करने काम आता है। एक मिनट, चलिए अब सुनिएगा इस बात को, बहुत ढंग सुनिएगा। पिक्नोमीटर क्या है, दिस इज अ क्विक मेथड बट लेस एक्यूरेट देन ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस मेथड इज यूज ओनली व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज नोन। आपको बताया ना, या तो हम क्या करेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। क्लियर है, तो जब हमें वाटर कंटेंट निकालना है हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी पता हो। दोनों चीज हम साथ साथ नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, ये टेस्ट होता कैसे है जरा इसको देखिए। हम क्या करते हैं, पहले ये एम्प्टी बोतल को लेते हैं, हम ये इस एम्प्टी बोतल को लेते हैं, इसका हम वजन ले लेते हैं, हम इस एम्प्टी बोतल का वजन ले लेते हैं। लेट से इस बोतल का जो वजन है डेट इज W1। एम्प्टी बोतल है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। चलिए, ये एम्प्टी बोतल है, इसका वजन है W1। फिर क्या करता हूं, मैं उस सोइल को इसके अंदर डाल देता हूं जिसका मुझे वजन निकालना, जिसका मुझे वाटर कंटेंट निकालना है। तो ये मेरी सोइल यहां पर आ गई है जिसका वाटर कंटेंट निकालना है, तो इसका वेट अब मैं ले ले रहा हूं, तो ये हो गया W2। क्लियर है, चलिए। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऊपर तक, पानी तक, पूरा का पूरा ऊपर तक पानी, देखिए मैंने क्या बोला, ढक्कन लगाने के बाद भी ढक्कन यहां पे लग जा रहा है, उसके बाद कैसे पानी डालोगे, यहां जो ऊपर होल है उसमें से पानी डालोगे, ठीक है। पूरा ऊपर तक भरना है। तो यहां पर जब आप इसको पूरा ऊपर पानी तक भर दोगे तो यहां पे जो वजन आएगा वो आएगा W3। फिर क्या करोगे, ढक्कन खोलोगे, सब कुछ गिरा दोगे, पूरा का पूरा गिरा दोगे और उसको ढंग से पानी से धो लोगे, और उस पिक्नोमीटर को अगेन साफ पानी से भर दोगे। अब जो वेट आएगा पिक्नोमीटर का उसको मैं बोल रहा हूं W4। तो यहां पर मैं इन वेट की मदद से अपना वाटर कंटेंट निकालने वाला हूं। कैसे निकालूंगा जरा देखेंगे। आपका जो वाटर कंटेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स। चलिए,
जहां पर देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं, तो ये मेरा एम्प्टी पिक्नोमीटर है। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर सोइल सॉलिड डाले, दीज आर सोइल सॉलिड्स, और साथ ही साथ क्या होगा, पानी भी तो होगा क्योंकि मॉइस्ट सोइल है, साथ ही साथ क्या होगा, मॉइस्ट सोइल है। क्लियर है? फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, ये मेरी मॉइस्ट सोइल थी, पानी भी था इसके अंदर। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर और पानी डाल दिया, इसके अंदर पूरा पानी भर दिया। फिर मैंने क्या किया, पूरा का पूरा गिरा दिया। अगेन यहां पर पूरे के पूरे को, अरे यार ये लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, कोई नहीं, लेक्चर में डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। चलिए, इसके अंदर मैंने क्या किया, पूरा का पूरा पानी भर दिया। अब देखिएगा इस बात को, ये जो W2 था, इसमें वजन जब हमने कर रहे थे, इसमें किस किस का वजन आएगा, इसमें वजन आएगा आपके कंटेनर का, कंटेनर का वजन आएगा ही ना, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ रख रहे हो। इसमें वजन आएगा सोइल के सॉलिड्स का, और वजन आएगा आपके पानी का जो ऑलरेडी सोइल के अंदर है। मुझे यही तो वजन चाहिए, मुझे यही तो वजन चाहिए उस पानी का जो ऑलरेडी सोइल के वॉइड्स के अंदर है। क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं इस W2 में से, अगर मैं इस W2 में से आपके कंटेनर का माइनस कर दूं वेट, और माइनस कर दूं सॉलिड का वजन, तो क्या मेरे पास वेट ऑफ वाटर नहीं आ जाएगा? क्या मेरे पास वेट ऑफ वाटर नहीं है? हाँ, आ जाएगा। जरा देखिएगा इस बात को, वेट ऑफ कंटेनर जो है, क्या वो W1 नहीं था? एम्प्टी में था, हमने वेट ले लिया था। तो मैं यहां पे क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, माई वेट ऑफ वाटर W। हाँ, लिख सकता हूं, दिस इज W2, W1 एंड योर मास ऑफ सोइल सॉलिड्स। क्लियर है? इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द सोइल। तो यहां पर W जो मेरे पास आ गया है, वो आ गया है W2 माइनस W1 माइनस MS, या बेटर रहेगा जब W लिख रहे हैं तो यहां भी WS लिख देता हूं, वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स, MS की जगह WS लिख देता हूं। चलिए, अब देखिए, अब मुझे चाहिए वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स, अब मुझे WS चाहिए। अब वो कैसे निकालूंगा, जरा उसको देखिएगा, बहुत ढंग से देखिएगा, क्योंकि यही सारा कंसेप्ट है। यहां देखिएगा, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं ताकि मेरे पास स्पेस बच जाए। जरा देखिए, W4 को क्या मैं लिख सकता हूं, W3 माइनस WS प्लस VS डॉट गामा W। अरे ये क्या लिख दिया सर आपने? सुनिए इस बात को, सुनिए इस बात को, आपके जो सोइल के सॉलिड्स हैं, आपके जो सोइल के सॉलिड्स हैं, वो इतनी वॉल्यूम में ही तो हैं, वो इतनी वॉल्यूम में ही तो है। यहां पर सुनिए इस बात को, ढंग से देखिए, 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 बहुत ढंग से देखिए। मैंने क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि W4 में से WS माइनस कर दो, ठीक है, समझो, सॉरी, W3 में से WS माइनस कर दो, W3 में से मैं WS माइनस कर दे रहा हूं, तो ये हुआ एम्प्टी स्पेस बन जाएगा वहां पर। एक बार दिमाग लगाओ इस बात को, अगर मैं मास और सॉलिड को एक बार माइनस कर दूं, एम्प्टी स्पेस बन गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, जितनी वॉल्यूम में आपके सॉलिड थे, उतनी वॉल्यूम में पानी भर दो, तो क्या ये आपका W4 के बराबर नहीं हो जाएगा? और दिमाग लगाओ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया W4 में से जो सॉलिड थे उनको निकाल लो बाहर, ठीक है, आपने निकाल लिए, माइनस कर दिया WS। अब जो जगह ले रखी थी सॉलिड ने, उसकी जगह पानी भर दो, तो भैया ये W3 W4 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यही तो मैंने लिखा, W3 में से WS माइनस किया, प्लस किया क्या,
वाटर का वजन कितना, वजन उतनी वॉल्यूम का वजन जो मेरे सॉइल सॉलिड्स के बराबर था। ठीक है, जो वेट होगा वो यही तो होता है, सुनो इस बात को, गामा जो होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कितनी वॉल्यूम में पानी भरो, जितना सॉइल सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था। तो दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, जितना उसने ऑक्यूपाई कर रखा था उतनी वॉल्यूम का ही पानी भरना है। खत्म, आ गया आपके पास। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। चलिए अब देखिए, क्या मैं आपका वीएस को लिख सकता हूं, क्या मैं आपके, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यू एस, एक मिनट, आपका जो होता है, आपका जो होता है गामा ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या मैं लिख सकता हूं, डब्ल्यू एस अपॉन गामा एस, हाँ या ना, लिख सकता हूं। क्या गामा एस को, क्या मैं गामा एस को जी के टर्म में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। जी क्या होता है, जी इज इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो गामा एस को मैं यहां पे लिख सकता हूं जी डॉट गामा डब्ल्यू। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पे जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी जी डॉट गामा डब्ल्यू। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो यहां से वैल्यू उठा रहा हूं और यहां पे पुट कर रहा हूं, तो यहां पे वैल्यू आई मेरी W3 माइनस WS प्लस WS बाय जी डॉट गामा डब्ल्यू इंटू ये वाला गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट, यहां पे वैल्यू आ जाएगी W3 माइनस WS प्लस WS डिवाइडेड बाय जी, मेरे पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी। जरा एक काम कीजिए, जरा एक काम कीजिए, यहां पर इसको इधर उधर कर लीजिए, तो इधर आपका आ जाएगा W3 या W4 कर दो, W4 माइनस W3 इज इक्वल टू, यहां पे WS कॉमन ले लेंगे, यहां पे आ जाएगा 1/G-1। ठीक है, 1/G-1। तो यहां पर आपके पास WS की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी W4 माइनस W3 इंटू जी ओवर 1 - G। ठीक है, ये आपके पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। तो यहां से वैल्यू उठाकर जरा यहां पे रख दीजिए, खत्म कहानी, कुछ है क्या इसमें। ये हो जाएगा, जरा इसको अलग अलग करेंगे, W2 माइनस W1 ओवर WS माइनस 1, यही होगा। तो यहां पे जरा WS की वैल्यू निकाल के रखो, तो ये हो जाएगा W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W3 इंटू जी, इंटू जी माइनस, सॉरी 1 - G -1। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस तरीके से आप अपना यहां पर वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। जनरली बुक्स में जो होता है, जनरली बुक्स में जो आपको टर्म दे रखा होता है वो 1 - G की जगह G-1 दे रखा होता है। ठीक है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। W2 माइनस W1, यहां पे W4 माइनस W3 लिया था, यहां पे W3 माइनस W4 कर दो, और ऊपर आ जाएगा आपका G-1 ओवर G-1। खत्म कहानी, वो 1 - G को G-1 कर दिया, बस W4 को माइनस माइनस W3 लिया, W3 माइनस W4 कर दिया, कुछ नहीं है, क्या ही दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो गया है, तो इसको मैं अलग से लिख के दे देता हूं। तो योर वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 इंटू G-1/G-1। This is the formula. This is the formula of your water content using पिग्नोमीटर। ठीक है, चलिए ये चीज भी आपको समझ में आ गई है। ठीक है, सुनिएगा इस बात को, जब मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूं, मैं धीरे धीरे पानी डालता हूं, इसको थोड़ा थोड़ा शेक करते रहता हूं, ताकि इसके अंदर जो एंट्रैप्ड एयर है वो बाहर निकल जाए।
जो इसके अंदर एंट्रैप्ड एयर है वो बाहर निकल जाए। जनरली हम कोर्स ग्रेन के लिए करते हैं। अगर हम इसको क्लेई सोइल के लिए यूज करते हैं मेथड को, तो पानी की जगह हम जनरली केरोसिन ले लेते हैं। जनरली पानी की जगह हम क्या करते हैं, केरोसिन ले लेते हैं, ताकि उसमें से क्या हो, आपका एयर बबल्स बाहर निकल जाए। In view of the difficulty in removing entrapped air from the soil sample, this method is more suited for cohesion-less soil. बताया अभी आपको, where this can be achieved easily. Pycnometer method is suitable for coarse-grained soil, but if it is used for fine-grained soil, then instead of water, kerosene should be used because kerosene has good wetting properties. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एक मिनट, गर्मी बहुत हो। चलो अभी बाकी जो मेथड है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कर लेते हैं, इसके बाद तुरंत मैं इसको डाल देता हूँ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, ये जो बाकी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर कर लेते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार एंड ख्याल रखिए।